Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I update you all of fire and your studies as well. Today we are going to start our new chapter of geography book, that is resources and development. Let's start this chapter. So it is written, कैन यू आइडेंटिफाई नेम अर्लीस्ट आइटम यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल एज इन अ विलेज। तो बेटा टारगेट ये रहेगा कि 20 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म करें, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम एंड द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस नाउ। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग everything available in our environment which can be used to satisfy our need provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद होती है जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है यानी कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल है यानी कि मतलब इतनी है कि मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर पाए। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि हर कल्चर में बेटा एक्सेप्टेबल है, किसी कल्चर को जो है वायलेट नहीं कर रही है। देन इट इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोसेस जो होती है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स की अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपको इंस्टीट्यूशन नेचर और इंस्टीट्यूशन और नेचर और टेक्नोलॉजी तीनों के साथ जो है काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है रिसोर्स बना पाओगे। ह्यूमन बीइंग जो है इंटरेक्ट करता है नेचर से थ्रू टेक्नोलॉजी और क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे रिसोर्सेज बनाते हैं और अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करते हैं। कैन यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज एज्यूम बाय मेनी? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are the essential components of the resource. They transform material available in our environment into resource and use them. These resources can be further classified into following ways. तो इन resources को हम लोग कैसे classify कर सकते हैं? On the basis of origin, biotic and abiotic resources होते हैं. On the basis of exhaustibility, we have renewable and non-renewable resources. On the basis of ownership, we have individual, community, and national and international resources. On the basis of status of development, we have potential, developed stocks and reserves. अब यहाँ पर रिसोर्सेज आपके दो सेट में डिवाइड होते हैं, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कंटिन्यूअस और फ्लो दैट इज विंड और वाटर, बायोलॉजिकल, नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, रिसाइकेबल मेटल्स, नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और अगर हमें लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करनी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। It was believed that resources are the free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problem. Resource ऐसा assume किया गया था कि resources जो है free gifts है nature के, such that human beings ने उसको indiscriminately जो है use करा, और उससे बहुत सारी problems जो है create हुई। पहली problem तो ये थी कि depletion of resources for satisfying the greed of few individual। depletion यानी कि resources का बहुत ज्यादा resources की जो depletion था, resources मतलब इतना ज्यादा नह नहीं गई थी, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड सेटिस्फाई करने में ज्यादातर रिसोर्सेज जो है यूज हो गई थी। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो एक्यूमुलेशन यानी ये रिसोर्सेज जो है कुछ ही हाथों में जो है एक्यूमुलेट हो गई थी, जैसे जो रिच लोग हैं वही ज्यादा रिसोर्सेज खरीद पाते हैं। इससे सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया था, रिच और पुअर में। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो हुआ रिसोर्सेज का, उसने जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बीन बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्री कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डेंजर में है, इसलिए हमें रिसोर्सेज को जो है इक्विटेबली जो है यूज करना पड़ेगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of the sustainable development. Sustainable existence के resource planning बहुत ज्यादा जरूरी है sustainable existence के लिए, सारी forms of life यानी कि सभी लोगों के लिए। Sustainable existence is a component of sustainable development. Sustainable existence जो है component है sustainable development का, यानी कि आप development तो कर रहे हो लेकिन sustainability के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लो, बच्चों वाली डेफिनेशन है, हर बच्चों को आनी चाहिए वैसे तो, बिना पढ़े, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि आपके टेक प्लेस करना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि आपका एनवायरमेंट उससे डैमेज नहीं होना चाहिए, और डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो डेवलपमेंट आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो आपकी फ्यूचर जनरेशन की नीड को जो है कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना चाहिए। रियो डी जेनेरियो और समय 1992। तो इन जून 1992
more than 100 heads of the state met in Rio de Janeiro, Brazil, for the first International Earth Summit. The summit was convened to addressing the urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed a declaration on global climatic changes and biological diversity. Rio Convention endorsed global forest principles, adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. अब Agenda 21 क्या है ये देख लेते हैं. It is declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, that is UNICED, which took place in Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving the global sustainable development. It is the agenda to combat the environmental changes, poverty, disease through global cooperations on the common interest, mutual need and shared responsibility. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own Agenda 21. क्योंकि बेटा अगर हर गवर्नमेंट अपने खुद की एजेंडा 21 लाएगी जिससे वो पॉवर्टी इस तरह के इश्यूज को जो है कम्बेट कर रही है, तो इससे जल्दी जो है डेवलपमेंट हो पाएगा. रिसोर्स प्लानिंग में आ जाते हैं. प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड एज स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. जुडिशियस यानी कि केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. It is important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources, but are deficient in some other resources. कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा है सर्टेन टाइप के, लेकिन कुछ और रिसोर्सेज में वो जो है कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है. नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है. देयर आर सम रीजन्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव acute shortages of some vital resources. और कुछ रीजन ऐसे भी है जिनको कुछ जो वाइटल रिसोर्सेज है उनकी कहीं ना कहीं उनको कमी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट. जो स्टेट्स है आपके मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो है कहीं ना कहीं आपके रिच है मिनरल और कोल डिपॉजिट्स में. ठीक है. और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इट हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये भी लैग बिहाइंड करता है. स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन द वाटर रिसोर्सेज. पर ये वाटर रिसोर्सेज में लैग बिहाइंड करता है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इज डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. देखो जो स्टेट ऑफ लद्दाख है वो जो है बड़ा आइसोलेटेड एरिया है और उसके पास कोल्ड डेजर्ट है जो कि बहुत ज्यादा कल्चर हेरिटेज में जो है रिच है, पर डेफिशिएंट है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल रिसोर्सेज में. ठीक है. This calls for the balanced resource planning at the national, state and regional and local levels. अब हम लोग आ जाते हैं resource planning in India में. तो resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. Resource planning जो process है उसमें सबसे पहला step ये होता है कि identification and inventory of resources across the countries. यानी कि हमें सबसे पहले identify करना पड़ता है कहाँ कौन से regions में जो है ये particular resources available है. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation, measurement of resources. ये जो है क्या कन्वे करता है. अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी जगह में कहाँ कौन सी रिसोर्स पाई जाती है, तो इसके लिए हमें जो है सर्वेइंग करनी पड़ेगी, जगह जगह जाके जो है देखना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज का. इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा जो भी एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से जो है एंडोर्ड हो, यानी कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए. एंड स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. फिर हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से जो है मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स डेवलपमेंट कराने से होना होता है हमें पूरा नेशन का भी तो देखना पड़ेगा, पूरा इंडिया में और डेवलपमेंट तो इससे वायलेट नहीं हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा. इंडिया हैज मेड द कंसर्टेड efforts by achieving the goals of resource development right from the first 5-year plan launch after independence. तो इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद 5 ईयर जो प्लान निकाला उससे जो है इंडिया ने बहुत सारे मतलब एफर्ट्स लगाए टू अचीव द रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर. ठीक है. उसके फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. अवेलेबिलिटी जो होती है रिसोर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोई भी रीजन की डेवलपमेंट करे, पर मेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इन द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर द डेवलपमेंट. लेकिन अगर आपका टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में आप काम नहीं कर रहे हो तो ये आपके डेवलपमेंट को हिंडर कर सकती है. देयर आर मेनी रीजन इन अवर कंट्री वेयर दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन विच आर पुअर रिसोर्स बेस्ड बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में रिसोर्स बहुत ज्यादा है पर ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है. उसी तरह वी हैव केरला में रिसोर्स कम है पर वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स द रिच
resources in the colonies were the main attraction for foreign invaders. Just history of colonization. Colonization की history मतलब जब जो अंग्रेज लोग थे जब वो हमारे भारत के अंदर थे तो उस वजह के वो उसमें क्या हुआ कि भाई हमारे भारत से जो कई रिसोर्सेज थी वो इन अंग्रेज लोगों ने जो है ले ली थी, है ना। तो ऐसे क्यों ली थी इन्होंने ये रिसोर्सेज? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से उसको निकाल पाए थे। अब भाई इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें थी, डायमंड था, सोना था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अंग्रेजों ने निकाला कैसे? अंग्रेजों ने ऐसी थोड़ी ना निकाल लिया, अंग्रेजों के पास चीजें थी, यंत्र थे जिससे उन्होंने निकाला। तो इसका मतलब कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से उन्होंने जो है हमारी सारी रिसोर्स को ले गए। तो इसलिए अगर हमें रिसोर्स को एक्सेस करना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। सो इट इज द प्राइमरी that rich resources in the colonies were the main attraction for foreign invaders. It was primarily higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit the resources of the regions and to establish their supremacy over the colonies. Therefore, resource can be contributed to development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and the resource development in particular does not involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experiences of the people. अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन। अब देखो रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, लेकिन इरेशनल कंजप्शन यानी कि आप जो है बिना सोचे समझे जो है उनको कंज्यूम कर रहे हो, ये रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि वो कम होते जा रही है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से हो सकती है। To overcome these problems, resource conservation at different levels is important. Resource conservation at various level बहुत ज़्यादा important हो जाता है. This had been the main concern for the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in his works. गांधी जी जो है बहुत ज्यादा मतलब उनको अपनी डिमांड वो रखने में बड़ी वो थे, मतलब उनको कोई सोचना नहीं पड़ता था। उन्होंने क्या कहा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड पर नॉट फॉर बडीज ग्रीड, फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो उन्होंने कहा कि सबकी नीड यानी कि सबकी जरूरत है पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, पर किसी की भी लालसा या किसी की भी जो लालच है या फिर हमें ज्यादा पाने की इच्छा है वो पूरा करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल इन द exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion in the global level। तो उन्होंने greedy और selfish individuals को और जो exploitative nature है modern technology का उसको main cause बताया resource depletion का in the global level। He was against the mass production and wanted to replace it by production by the masses। वो mass production से मतलब against थे और ये चाहते थे कि जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जो प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा कुछ तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो ही जाएगा। उसके फिर नेक्स्ट है at the international level, Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Chuchumar in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a mean of resource conservation, which has subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit and Rio de Janeiro in Brazil in 1992। तो ये वाला जो है वो ये है कि भाई एक सुकुमार की बुक थी जिसको स्मॉल इज ब्यूटीफुल था, तो उसमें उन्होंने जो है गार्डियन फिलोसफी को मेंशन किया था कि भाई हमें रिसोर्सेज जो है ज्यादा लोगों को ज्यादा रिसोर्स बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ही लोग जो है रिसोर्स बनाने लगे, अगर ज्यादा लोग जो रिसोर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली रिसोर्स भी बढ़ेगी और लोग भी इंगेज रहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा लैंड रिसोर्सेज। We live on the land, we perform our economic activities on the land and we use it with a different purpose. Thus land is a natural resource of utmost importance। तो इसलिए land जो है ऐसी रिसोर्स है जो कि जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems। However, land is an asset of finite magnitude। लेकिन land जो है asset है finite magnitude के। It is important to use uh, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल मैनिंग। तो हमें अवेलेबल लैंड को जो यूज करना है विद वेरियस पर्पस अलग पर्पसेस के लिए पर केयरफुल प्लानिंग करके। इंडिया हैज अ लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज अ प्लेन व्हिच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। 43% जो है लैंड एरिया वो प्लेन है जो कि प्रोवाइड करता है फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया। माउंटेन बेटा अकाउंट करता है 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री and the initial and essential and ensure the perennial flow of some river। perennial flow जो है some river का उसको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद फिर बेटा 27% जो एरिया है कंट्री का वो प्लेटू रीजन में है जो कि पॉजेस करता है रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है रिच लैंड यूटिलाइजेशन।
लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, पहला फॉरेस्ट के लिए, उसका दूसरा लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन बैरन एंड वेस्टलैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बैरन एंड वेस्टलैंड, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूज दैट इज बिल्डिंग्स रोड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, उसका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेडिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, उसका फैलो लैंड्स करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agricultural year, and then other are current fallows left for uncultivated for past 1 to 5 agricultural years. उसके बाद फिर बेटा net sown area, the physical extent of the land on which the crops are shown harvested is known as net sown area. ठीक है, area shown more than once in a agricultural year plus net sown area is known as grass cropped area. तो बेटा area shown more than once in a agricultural area, यानी कि एक agricultural area में जो area आपने एक से ज्यादा बार जो है सब्जियां उगा ली हैं, कुछ भी कर लिया है, और प्लस जो आपका नेट सोन एरिया है उस प्लस जो नेट सोन एरिया है इट इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, और नेट सोन एरिया क्या होता है, वो फिजिकल एक्सटेंट जहाँ पे जो है क्रॉप जो है हार्वेस्टेड की जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है यूज ऑफ लैंड पैटर्न्स इन इंडिया। The use of land is determined by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as the human factors such as population density, technological capabilities and cultural traditions, etc. इन सबसे जो है बेटा आपका यूज है लैंड का, वो जो है कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स पर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल यूज ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज 1960 से 1961 एंड जनरल यूज कैटेगरीज 2019 से 2020 तक। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की चीजें है। 45.26%, then 18.16%, 12.01%, then 4.95, 4.71, 1.50, 6.23, 3.50, 3.73. The forest, barren and unculturable wasteland area under non-agricultural uses, permanent textures and grazing land, area under mist, the trees, crops and groves, cultural wasteland, fallow other than current fallow, next zone area. तो ये सब चीजें हैं आपकी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, available for only 93% of the total geographical area because the land use is reporting for most of the northeast states except Assam had not done fully. Moreover, some areas of Jammu Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. The land under permanent pressure has also decreased. How we are able to feed our huge cattle population on this special land, and what are the consequences of it? Most the then current fallow lands are the either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once and twice in about 2 to 3 years. If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA, that is net zone area in the India, comes to about 54% of the total reporting area. अगर बेटा इनको भी हम लोग उसमें जोड़ेंगे, इनको नहीं जोड़ा जाता है जनरली, क्योंकि इनमें जो है कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in the Punjab and Haryana. It is less than 10% in the Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Island. Then forest area in the country is far lower than desired 33% of the geographical area. Forest area हमें जो है चाहिए कितना था, 33% था, पर उससे भी कम है। It was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of ecological balance and livelihood of millions of people. एक मिनट रुको 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 रुको, ये क्या हो गया? हाँ, livelihood of millions of people who live in the fringes of these forests depends on it. A part of the land is termed as a wasteland and the land is put on non-agricultural uses. The wasteland include rocky, arid and desert areas, and the land put on non-agricultural use includes settlements, roads, railways, industries and etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in the land degradation. This in turn has serious repercussions on the society and in the environment. ओके, नेक्स्ट है बेटा लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेथड। अब कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके कंजर्वेशन मेथड्स क्या है। We have shared our land with the past generation and will have to do with the future generations too. ठीक है, 95% of our basic needs of food, shelter, clothing and are obtained from the land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land. तो ऐसी हरकतें हमने कर दी कि नेचुरल फोर्सेस यानी कि फ्लड्स वगैरह ये भी हमारे लैंड को डैमेज कर रही है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। क्वेरिंग मतलब बेटा मिनरल्स को निकालना, जब हम निकालते हैं जमीन से। माइनिंग साइट्स आर द अबंडेंट आफ्टर द एक्सकवेशन वर्क्स इज
is completed, leaving deep scars and traces over the overburdening. In states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha, deforestation is due to the mining and caused severe land degradation. In the state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. Eh, उसके बाद फिर इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग leading to increase in the salinity and alkalinity of the soil. The mineral processing like grinding of the limestone for the cement industry and calcite and soap stone others for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down into the on the land. In the recent year, industrial effluents as wasteland have become major source of land and water pollution. उसके बाद फिर नेक्स्ट है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेटा जो आजकल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होते हैं जो पानी में डायरेक्ट डालते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन भी बेटा होता है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेडिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। उसके बाद फिर planting of shelter belts of plants, control over the area, control on over irrigation, stabilization of sand dune by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in an arid area. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in an industrial and suburban area. उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल वाला एज अ रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स. It is the medium of plant growth and supports different type of living organism on the earth. The soil is the living system. It takes millions of years for to form soil up to the few centimeters in depth. बहुत सारे years लग जाते हैं soil बनाना कुछ सेंटीमीटर डेप्थ का. Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are the important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in the temperature, action of running water, wind and glaciers, activity of decomposers contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the takes place in the soil are equally important. Soil also consists of organic, humus, and inorganic materials. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified into different types. Of soil of India, कौन कौन से different types से classify है? सबसे पहले classifications of soil में आते हैं. India has varied relief features, landform and climatic reliefs and vegetation types. These have contributed in the development of various types of resources. Alluvial soils में आते हैं, alluvial types of soils. Alluvial soils के बारे में जानते हैं. This is the most widely spread and important soil. In fact, entire northern plain in the are made up of alluvial soil. Okay, alluvial soil in entire northern plain. These have been deposited by the three important Himalayan river systems, Indus, Ganga, and Brahmaputra. These soils are also extended Rajasthan, Gujarat through a narrow corridor. उसे alluvial soils are is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, and Krishna and Kaveri rivers. तो ये चीज आपको याद करने वाली है कि कौन से डेल्टा में है, कौन सी हिमालयन रिवर्स का इसमें योगदान रहा है, कौन से कहाँ नैरो कॉरिडोर में कहाँ एक्सटेंड करते हैं, ये सब आपको इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं Alluvial soil consists of various proportion of sand, silt, and clay. As we move inland towards river valley, the soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of soil, soil are coarse. Such soil are more common in the pyramid plains such as Duras, Chos, and Terai. Apart from the size of their grains or the component, soil are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, that is Bhangar, new alluvial, that is Khadar, and Bhangar soil has higher concentration of कंकर नोड्यूल्स की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है भांगर सॉइल में, ठीक है। व्हाट इज रिटन मेरा भांगड़ ही है ना, हाँ भांगर सॉइल। उसके बाद खादर देन खादर की बेटा खादर न्यू सॉइल होता है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगड़। द एलुवियल सॉइल एज अ होल आर एक मिनट रुको। एलुवियल सॉइल as a whole are very fertile. Mostly these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. Due to its high fertility and regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated, soils in a drier region are more alkaline and can be productive even after proper treatment and irrigation. Then beta next are the black soils में. These soils are black in color and also ideal and are also called known as dagger soils. Black soil is ideal for growing cotton
cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factors for the formation of black soil. The type of soil is typically on of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Surashtra, Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the south in the direction of along with the Godavari and the Krishna valleys. उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट है आपका the black soils are made up of extremely fine clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in the soil nutrients such as calcium, carbonate, magnesium, and potassium lime. उसका फिर next है these These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during the hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky and wet and difficult to work on unless they are tiled immediately after the first shower or during the pre-monsoon पीरियड. तो बेटा इसमें भी जनरल जानकारी है कि भाई ब्लैक सॉइल कहाँ होता है बेटा. जनरली आपके प्लेटू रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है. वाटर कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम, पोटैश वगैरह चीजें. लेकिन इसमें बेटा एक चीज नहीं होती है, वो चीज ध्यान रखना बेटा, फॉस्फोरिक कंटेंट्स नहीं होते हैं. डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर. इसमें बेटा प्रॉपर एरेशन के लिए जो है सॉइल के लिए हेल्प करता है. ये सॉइल बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं तो इसलिए बेटा डिफिकल्ट होता है तो वर्क. इसलिए आपको बेटा इनको मतलब इनको अच्छी तरह से जो है प्लॉइंग करनी होती है इन सॉइल्स की after the first shower or during pre-monsoon period. उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन igneous rock in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. ठीक है. उसका येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of the middle Ganga plain along with the pigment zone of western Ghat. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in the hydrated form. बेटा ये येलो दिखता है जबकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. ठीक है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है बेटा. ठीक है. तो देख लो बेटा, अच्छी तरह से पढ़ लो. ठीक है. ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में है. कहाँ कहाँ फाउंड किया जाता है, अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा. ठीक है. अब कुछ ही टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा टाइम नहीं है. जनवरी आ गया बेटा, फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स है. आर यू क्लियर? और ये मत सोचो मैम ये एसएससी तो लास्ट में है मैम 7 मार्च को, इसको तो हम पढ़ लेंगे मैम 4 दिन में. बेटा 4 दिन में नहीं पढ़ पाओ. उस समय बेटा हमें मेंटल कंडीशन सही करनी होती है अपनी, कि हमें किस तरह से पेपर में लिख के आने, किस तरह से हमें अपने माइंड को स्टेबल करना है. पढ़ने का टाइम अभी ही है जनवरी में, और अभी अच्छी तरह पढ़ लो. ठीक है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल ऑफ यू. ओके बेटा, क्योंकि आप सब मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, आप सबके हम लोग चाहते हैं रिजल्ट अच्छा है. ठीक है. तो लेटर ऐसा नहीं है बेटा 100% लाना है या फिर 90 से ऊपर लाना है. इट इज दैट जस्ट रीड, जस्ट एक्वायर द नॉलेज. अपनी नॉलेज को जो है एनहेंस करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ. इसके लिए नहीं पढ़ना है कि भाई मार्क्स लाना है. इसके लिए पढ़ना है कि इफ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी शुड नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, इजंट इट? तो ये चीज के लिए पढ़ना है. ठीक है बच्चे. लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक. द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ intense leaching due to heavy rain. Laterite soils are mostly deep to very deep. Acidic pH is less than 6. Generally deficient in plant nutrients and occur mostly in the southern states, western Ghats regions of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal, northeast regions where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. उसके बाद these they are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. Then after adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the high hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Laterite soil in the Tamil Nadu and Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for growing crops like cashew nuts. Okay बेटा, next बेटा क्या है? Then arid soils में आता है. Arid soil range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. उसके बाद बेटा in some areas the soil content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster in the soil. Faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by the conker because of increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom of the horizon restrict the infiltration of the water. ठीक है. उसके बाद बेटा after proper irrigation
these soil become cultivable as has been in the case of western राजस्थान. ठीक है बेटा, कंकर फॉर्मेशन इन द बॉटम जो होती है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर. ठीक है, वाटर को घुसने के लिए लोअर होरिजन जो है सॉइल के कंकर से जो है भरे होते हैं, जो कि कैल्शियम कंटेंट जो है डाउनवर्ड बढ़ाता है बेटा. उसके बाद फिर आप देख सकते हो बेटा बहुत ज्यादा सेलाइन सॉइल होता है. ड्राई हाई टेम्परेचर में इवेपोरेशन फास्टर, सॉइल जो है ह्यूमस और मॉइस्चर लैक करता है बेटा. उसके बाद फिर सॉइल इवेपोरेट करने से हम लोग कॉमन सॉल्ट भी निकालते हैं, सेलाइन और थोड़ा सैंडी होता है टेक्सचर में. ठीक है, ये चीज बेटा नोट कर लो. उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, these are the soils found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. The soil texture varies from according to the mountain environment where they are found. They are loamy and silty in the valley areas. Loamy होते हैं बेटा, silty होते हैं valley areas में, and coarse grained in the upper slopes में बेटा coarse grained होते हैं. The snow covered areas of Himalayas, these soil experience denudation. Denudation का मतलब क्या होता है बेटा, continuous दो wearing away होता है soil की layer का, and are acidic and with low humus content. The soil are found in the lower parts of valley, particularly in the river terraces, and the alluvial fans are fertile. अब बेटा हम लोग करते हैं नेक्स्ट में फर्टाइल के बाद फिर नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. द subsequent inundation of soil cover and the subsequent washing down is described as soil erosion. बेटा सब्सिक्वेंट जो आपका inundation होता है सॉइल का, सब्सिक्वेंट जो वॉशिंग डाउन होता है बेटा सॉइल का, that is described as a soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between two. The process of बेटा soil formation होती है और erosion होती है, वो बेटा simultaneously चलते रहते हैं. भाई जितना आपका soil erode हो रहा है उतना ही आपका soil बन भी रहा है. बट ये चीज कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है जब कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. समटाइम्स दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा. While natural forces like wind, glacier, and water lead to soil erosion, the running water cuts through the clayey soil and makes the deep channel, जिसको बेटा हम गलीज कहते हैं, the land become unfit for the cultivation and is known as bad land. Land जो है बेटा cultivation के लिए unfit बन जाता है, इसको बेटा हम bad land कहते हैं. In the Chambal basin, such lands are called ravine. चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स को बेटा हम लोग रवाइन्स कहते हैं, जो कि गंदे लैंड होते हैं जिसमें हम लोग उगा नहीं सकते. Sometimes water flows as a sheet over the large area or down the slope. In such case, the top soil is washed away. Top soil भी washed away होता है तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं शीट इरोजन. इस टाइप के इरोजन को बेटा सीड इरोजन कहा जाता है. उसका फिर बेटा wind blows lose the soil of the flat or sloping headland. This is known as wind erosion. उसके बाद फिर soil erosion is also caused due to defective methods of farming, plowing in the wrong way, that is up and down slope, or form the channels for the quick flow of water leading to soil erosion. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट आ जाएगा प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर. कॉन्टोर लाइंस में अगर आप प्लॉइंग करोगे तो उससे वाटर का फ्लो जो है डी एक्सेलरेट होगा. और दिस इज नोन एज कॉन्टोर प्लॉइंग. एंड स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन. ठीक है, उसके बाद फिर वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस have well developed terrace farming. उसके बाद large field can be divided into strips. Strips में divide कर सकते हैं. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the forces of wind. इससे जो है बेटा जो wind की force होते हैं वो टूट जाती है. And this method is known as strip cropping. इससे ही बेटा जो soil erosion है वो रुक जाता है. Planting lines of trees to create shelter also works in the similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing deserts in western India. तो बेटा मेथड्स आपने देख लिया कैसे soil erosion को रोकना है. तो this is how we have completed this chapter. अगर बेटा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना. बेटा वैसे तो मैंने कहा था 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, but I think it took us 32 minutes to complete this chapter. So it is also the nice course. So let's meet in the next session in which we will be covering the next chapter, that is forest and wildlife resources. Thank you so much dear students for watching this videos. If you like the video, please like, subscribe our channel for more updates. Thank you so much.